नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल किस बात को बोलते हैं और किस बात पर टिके रहेंगे, ये सवालों के घेरे में रहता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हर बात सदैव पलटी। आप याद करिए 2012-13 का, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था और अन्ना आंदोलन के बाद उन्होंने क्या कहा था कि वो कभी मरते मर जाएंगे, कभी राजनीति नहीं करेंगे, किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएंगे, कोई नई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। और उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी। I'll never fight an election. I'll never fight an election. I have a few dreams for this country. Lokpal is one of them. Good judicial system is another. Electoral reforms. अभी हाल के दिनों उन्होंने केसीआर के साथ मंच से जो 2024 के चुनाव के लिए बड़ी मोर्चेबंदी की, और ये मोर्चेबंदी क्यों की है इस पर सोचने वाला है। इन्हीं सारे विषयों को लेकर के हम आपके साथ चर्चा आज ये है कि अभी चंद महीने पहले अरविंद केजरीवाल के पास जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने कहा था, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी किसी से समझौता गठबंधन क्यों करे, वो खुद ही है और वही विकल्प, और वो सीधे मोदी से लड़ेगी। तो मोदी से अकेले भिड़ने का उन्होंने ऐलान किया और सभी अखबारों में फ्रंट पेज पे बड़े बड़े अक्षरों से छपा, क्योंकि वो अखबार में कैसे आता है, पब्लिसिटी स्टंट कैसे होता है और कैसे मीडिया के मालिकों को समझाया जाता है, उसको तरीका उन्हें बेहतर तरीके से आता है। उसके लिए वो मालिकों को विज्ञापन देते हैं, पत्रकारों को टिप्स देते हैं और जो देते हैं, तो इस तरह से करके जो ये आम आदमी पार्टी की नीति है उसी नीति के आधार पर वो चलते हैं। तो उन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइन ली थी कि मोदी से अकेले भिड़ने का ऐलान, और फिर क्या हुआ, और फिर क्या ऐसा हुआ कि जो 2024 का उनका प्लान था वो दिल्ली से कई हजार किलोमीटर दूर, हैदराबाद से थोड़ा दूर खम्मन में, वहां पर जाकर के और केसीआर के नेतृत्व में उनके पीछे खड़े हो गए। आप समझिए, जो खुद कह रहे थे हम विकल्प बनेंगे, आज केसीआर के पीछे खड़े, अपने खुद और अपने दूसरे मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर के वो पहुंचे। आप इसको समझें। और वहां जाके उन्होंने हिंदुत्व मॉडल के उसको अडॉप्ट किया जो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। केसीआर भी वही मॉडल अपनाते हैं। और अब उनके साथ में जो वामपंथी दल है, सीपीएम-आई है, उसके नेता जो पिनराई विजयन भी, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, वो भी वहां पर पहुंचे और अखिलेश यादव भी पहुंचे, और ये बना करके एक मोर्चा बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। और ये जो एकजुटता दिखाने की वो कोशिश करी, केसीआर के मंच से करी, तो आप ये समझिए, केसीआर की पार्टी का नाम हुआ करता था तेलंगाना राष्ट्र समिति। अब उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल दिया और नाम बदल के कर दिया भारत राष्ट्र समिति। अब वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इससे आप समझिए के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर, इनके नेतृत्व में जिस तरीके से सारी चीजें की गई उसको समझिए। जो एकजुटता करने का संकेत दिया गया, जो एक रैली का बड़ा आयोजन किया गया और चार्टर्ड प्लेनों से तमाम मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो वहां पर और उसके बाद में रेड कारपेट स्वागत हुआ, और रेड कारपेट स्वागत के साथ में मंदिर में भी रेड कारपेट, और उसके साथ उन्होंने दर्शन भी किया, और दर्शन करने के बाद में हिंदुत्व का चेहरा दिखा करके और वो किया। यही आरएसएस का एजेंडा है, तो उसी एजेंडे पे चलते हैं। अब आप समझिए 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार जब विपक्षियों दलों का सभी का मोर्चा बनाने के लिए निकले थे, और वो चाहते हैं कि सब एक बड़ा मोर्चा बने, जो एक मोर्चा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को पस्त कर देगा, मोदी को पस्त कर देगा, लेकिन उस मोर्चे से इतर
जो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी उसको समझने वाला है, और उसको समझने वाला है कि उन्होंने किस तरीके से खेल किया, और इस खेल को समझ। और ये वो सारे लोग हैं जो कांग्रेस को नहीं चाहते, क्योंकि इन सभी का जन्म कांग्रेस से हुआ। आप समझिए, केसीआर एक जमाने में कांग्रेस के नेता होते, वो कांग्रेस से ने तेलंगाना अलग राज्य बनाया और उन्होंने उसका क्रेडिट खुद लिया और तोड़ के अपनी पार्टी बना के उसकी सर्वे सर्वा बन गए, और अब वो कांग्रेस को खत्म करने के लगे। दूसरा आइए, जो समाजवादी पार्टी है एक वक्त में, उसका भी जन्म कहीं ना कहीं जो मजबूत हुई वो कांग्रेस के कारण हुई, क्योंकि जब कांग्रेस ने 1991 में सारे विरोध के बाद उन्हें समर्थन दिया, जबकि मंदिर और उसके कारण से उनके खिलाफ थे, और उनको समर्थन देकर के सरकार बनवाई, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का सारा पिछड़ा वोट उनके साथ चला। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ में मिलकर के कांग्रेस चली और बहुजन समाज पार्टी ने उनका वोट ले लिया। तो मुसलमान को उनके छीन लिया समाजवादी पार्टी ने, पिछड़ों को छीन लिया समाजवादी पार्टी ने, दलितों को छीन लिया किसने? बहुजन समाज पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट छीन लिए। तो आप समझ, यह है एक सत्य। इसके बाद आइए, आप केसीआर का बता ही चुका हूं, और केसीआर के बाद आ जाइए आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी जो कहा करती थी एक वक्त में कि हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, जो अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं उन्हीं को सुनिए। पहले कहते थे हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली। फिर कहा हमारी पार्टी कोई उस तरह से नहीं समाज सुधार पे काम करेगी, कोई चुनाव नहीं लड़ेगी, और फिर चुनाव भी लड़ी, जीती भी, और जीतने के बाद दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, तो किसके माध्यम से बनाई? कांग्रेस के माध्यम से, और कांग्रेस के वोट खा गई, और उसके बाद में वो वहां सत्तारूढ़ है, और कांग्रेस वोट विहीन, जिस कांग्रेस ने दिल्ली को बना के खड़ा किया। उसके बाद क्या होता है देखिए, वो अपना मजबूत होते हैं कांग्रेस का वोट लेके। उसके बाद जब आप जाएंगे केरल में जो पिनराई विजयन है, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा वोट काटा, हालांकि उनके अपने जो सीपीएम-आई के वोट थे वो थे। तो एक समय में सेकुलर वाले उस मुद्दे पर एक हुए थे, और उसने कांग्रेस पार्टी का वोट खा लिया। आप ये सारे लोग वही, और उन्हीं लोगों ने यह पूरा एक जमावड़ा दिखाया, और जब यह जमावड़ा दिखाया तो इन्होंने कहा कि साहब हमला करने वाले असली विपक्ष तो हम, और असली विपक्ष दिखाने का जो पूरा खेल हुआ। और इसके जरिए जिन जिन राज्यों को टारगेट किया जा रहा है, ये वही राज्य हैं जैसे मैं पहले बता चुका हूं जहां पर कांग्रेस पहले या दूसरे नंबर पर है, यानी कांग्रेस वहां पर आ सकती है सत्ता में, भाजपा को से वो सत्ता छीन सकती, ये नहीं छीन सकते। लेकिन यदि ये लड़ने पहुंच जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाएगी, और भारतीय जनता पार्टी फिर और ताकत से जम जाएगी, जैसे कि गुजरात में हुआ। तो यही वजह है कि गुजरात में देख लिया, बड़े अरमान पाले हुए थे, बड़े उम्मीद पाले हुए थे अरविंद केजरीवाल, और वहां उन्हें समझ में आ गया कि साहब 5 सीट पे ही संतोष करना, खाता जरूर खुल गया, लेकिन स्थिति यह है कि उन्होंने एक मजबूत विपक्ष को कमजोर विपक्ष में तब्दील कर दिया, और सत्ता में आना तो दूर ही हो गया, क्योंकि लोग समझ चुके थे इन दोनों की लड़ाई में भाजपा सत्ता में आएगी, तो जो लोग इनको वोट देते थे या देने वाले थे उन्होंने भी नहीं दिया। तो इससे समझिए भाजपा का वोट भी बढ़ा, भाजपा की सीटें भी बढ़ी। इसी तरीके से आप गोवा में देखिए, इसी तरीके से उत्तराखंड में देखिए, पंजाब में आपने देख ही लिया है, कांग्रेस का ही सारा वोट गया है, और कांग्रेस के अलावा कुछ अकाली का गया है, कुछ और का गया है। तो यह स्थिति। अब आइए कि ये सारा खेल करके आखिर किया क्या जा रहा है। ये बेसिकली एक पूरी साजिश के तहत किया जाता है, ये पूरी एक मोर्चेबंदी है कि किस तरीके से चुन चुनकर सारी चीजें, और इस पर जो है चुन चुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक विपक्ष हम, और यही एक खेल है, और इस खेल के जरिए ही सारा गणित तय किया जाता है। तो उसी गणित की कड़ी में कल यह रैली हुई, और इस रैली के बाद में
दिन रात एक सोच रहे। अरविंद केजरीवाल की टीम यह कहने लगी थी कि अगला जो है प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जाकर के केसीआर के जब पीछे खड़े हो जाते हैं तो इससे समझ लीजिए कि वो मौके की राजनीति कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ये मुख्यमंत्री थे दिल्ली के और उसी समय बात आई थी और इन्होंने कहा था कि मैं कोई वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर जाकर के वाराणसी से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसमें जो ये 1 लाख के करीब कुछ वोट लेके गए, उसका नतीजा ये हुआ कि विपक्ष का जो मजबूत कैंडिडेट था वो बुरी तरह हार गया। इससे इस अंतर को समझ सकते, और यही कारण है कि उसके बाद में फिर नरेंद्र मोदी मजबूत होते चले गए। तो इस तरह के जो ये खेल है, इसके अलावा जब ये पंजाब में भी 2017 में लड़े तो उन्होंने किस तरीके से कमजोर किया, ये सारी बातें सामने आती हैं और इससे समझ में आता है कि किस तरीके से। और इसीलिए वो कभी एलजी से लड़ते हुए नजर आते हैं, कभी किसी से लड़ते हुए नजर आते हैं और हर समय आरोपों की राजनीति करते हैं। 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, कभी ना कभी तो बदलेगी। आज उनकी सरकार है, परमानेंटली उनकी सरकार नहीं होगी। आज है, कल है, परसों है, अगले दिन बदलेगी बदलेगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो। दिल्ली में हमारे एलजी हों। सकारात्मक राजनीति नहीं, रचनात्मक राजनीति नहीं, आरोपों की राजनीति है। यही आम आदमी पार्टी की राजनीति है और शुरुआत में पहले यही भाजपा की राजनीति होती थी। और जब वो एलजी से लड़ते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो उसी समय उन्हीं की विधानसभा में लोकतंत्र की परंपराओं को तोड़ा जाता है, विपक्षी नेताओं को बाहर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है और उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। तो इससे आप पूरी चीज समझ सकते हैं। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। इसके अलावा बस कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश से अब पठानकोट पहुंच के जम्मू की तरफ बढ़ लिए हैं और जब वो जम्मू की तरफ बढ़ लिए तो उस दौरान उन्होंने पठानकोट में एक रैली की और उस रैली में उन्होंने केजरीवाल पर ही हमला किया। क्यों किया? क्योंकि पंजाब में जितने लोग उनसे मिले उन्होंने कहा पंजाब में भले ही कहने को भगवंत मान सीएम हो, लेकिन पंजाब का रिमोट तो आरसी के पास है, आरसी रिमोट से चलता है पंजाब। भगवंत मान जी, पंजाब को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने दीजिए। आप मेरे साथ लोकसभा में बैठे थे, आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के स्टेट से कह रहा हूं, मगर पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना जाया चाहिए। सड़क पे साइड पे किसान मिले, पहले मैंने उनसे खेती के बारे में पूछा, फिर मैंने पूछा भैया बताइए ये आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई है, इसने क्या किया? उसका जवाब था कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। मुझे अच्छा नहीं लगा। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी पंजाब में लड़ेगी, हम आपको हराएंगे, वो अलग बात है। मगर अगर ये किसान कहे रिमोट कंट्रोल सरकार है और मैं पूछूं रिमोट कंट्रोल मतलब और वो कहे राघव चड्ढा, तो ये सही बात नहीं। गुजरात में आपका पैसा गुजरात के चुनाव में इस्तेमाल किया जाए, गुजरात में एडवर्टाइजमेंट्स दी जाए आपके पैसे से, ये सही नहीं, गलत। ये पंजाब के लोगों का पैसा है। और मैं फिर से कहता हूँ कि भगवंत मान जी मुझे अच्छे लगते। आरसी कौन है? सवाल आता है। आरसी है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीब माने जाते हैं और उनको लेकर के उनके कुछ पारिवारिक संबंधों को लेकर चर्चा होती है, तो वही राघव चड्ढा आज पंजाब के असली मुख्यमंत्री, वही तय करते हैं कि कौन अफसर कहां जाएगा, वही तय करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किसको कहां मिलना है, क्या करना है। तो यही वजह है कि पंजाब में जिस तरीके, तो राहुल गांधी ने यही कहा कि पंजाब एक अच्छा और पगड़ी वाला जो है राज्य है और इसकी पगड़ी को उछालना नहीं, इस पगड़ी को
किसी और के, दिल्ली वाले के हाथ में नहीं पकड़ा देना चाहिए, उसके सिर पे नहीं पहना देना चाहिए। यह पंजाब की पगड़ी है और पंजाब के ही पास रहनी चाहिए। और उन्होंने प्रशंसा की, मान की कि हाँ, मान ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उन्हें रिमोट कंट्रोल से, अपने राघव चड्ढा वाले रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की बात, और जब इस तरह की बात हो तो आपको समझना पड़ेगा जिस तरह के हालात हैं। आप देखिए 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनी हुई कांग्रेस सरकार को छीन लिया है, और उसको पैसे और दूसरे और तरीके से, किस तरीके से क्या मैनिपुलेट किया गया है, इसको समझने की जरूरत है। इनमें मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। तो इस तरह से 6 सरकारें हैं जिसे उसने अपने पैसे के बूते पर वो किया। नहीं तो शायद आज कई और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें होती, क्योंकि बाकी किसी राज्य की सरकार नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं देती है। वो अपनी सरकार के लिए लड़ती तो भले दिखे, नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं देती। नरेंद्र मोदी को चुनौती सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस देती, बाकी तब तो सरेंडर हो जाते हैं। आपने टीएमसी को देखा, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जिस समय अपना चुनाव जीतना था, सब कुछ करना था, उस समय वो पूरी तरीके से लगी दिखाई दी और लड़ती दिखाई दी, लेकिन वास्तव में लड़ नहीं रही थी। वो सत्ता पाने का तरीका था, और जैसे सत्ता पा गई वहां पर साष्टांग हो गई, आपने देख लिया। तो इसीलिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि राहुल गांधी क्रांतिकारी लीडर है। वास्तव में क्रांतिकारी, उन्होंने सत्ता के लिए नहीं काम किया, उन्होंने जनता के मुद्दों को उठाया, और जिस तरीके से वो क्रांतिकारी तरीके से पैदल चल रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, इस भयंकर ठंड में जब आपको घर से निकलने का मन नहीं करता, तब उस स्थिति में तो आप समझिए कि क्या है। तो कांग्रेस के नेताओं को जिस तरीके से सोचना है, उनका सोचना है राष्ट्र को लेकर, जिस तरह से उनकी सोच है देश के लोगों को लेकर के, और उनकी सुविधाओं और उनको जो भी चीजें हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करने को लेकर के तब मामला उठता है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या करती, कभी शिक्षा मॉडल, कभी स्वास्थ्य मॉडल बताती है, लेकिन वास्तव में उसका ये दोनों मॉडल झूठ पे डिपेंड है, क्योंकि ना तो दिल्ली में नए कोई स्कूल बने, ना कोई नई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई अस्पताल बने, और वहां पर स्थिति यह है कि 84% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है 34% स्कूल, और उसके बाद में टीचर्स के 24,000 पद खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सी शिक्षा देंगे। इसी तरह से डॉक्टरों की स्थिति है, कंपाउंडरों की स्थिति है, पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति है, दवाओं की स्थिति है, और यही स्थिति पंजाब में सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन यहां के पैसे से तमाम राज्यों में विज्ञापन दिया जाता है, चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप समझिए। तो ये जो जनता की बात करते थे, राजनीति बदलने की बात करते थे, लोकतंत्र की बात करते थे, सेकुलर की बात करते थे, वो अपने हर बयान से बदल चुके हैं, क्योंकि सत्ता की भूख विचारधारा से नहीं है। विचारधारा लड़ती है, सत्ता की भूख जो है मौका परस्त अपनाते हैं, और ये मौका परस्ती का प्रतीक है। तो आपको इसे पहचानना है, जानना है। नहीं जानेंगे तो आप झेलेंगे। अब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, और उनकी चुनौती लगातार बरकरार है। मोदी सरकार हिल रही है, और जब हिल रही है तो इसी तरह के छद्म विपक्ष खड़े किए जा रहे हैं, जिससे जो उनके लिए ढाल बन रहे हैं। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।